आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी एशक्लोन से। आशुतोष, बीते दिन आप जहां पर खड़े थे, लगातार चारों तरफ रॉकेट्स के जरिए अटैक हो रहा था और हमास ही अटैक कर रहा था। आज आप जहां पर खड़े, चलिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। बहुत मुश्किलों से आप जूझ रहे होंगे, बीते कई दिनों से आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या स्थिति है अभी? बस ये समझिए कि आज सुबह से ना एक बार सायरन बजा है, ना एक भी रॉकेट गिरा है। लेकिन ये जरूर है कि हर 1.5 से 2 मिनट पर आवाजें आती हैं धमाकों की, और ये धमाके दरअसल वो हैं जो यहाँ मुझसे ठीक 6 किलोमीटर रेडियस के पीछे दरअसल इजरायली ट्रूप्स है जो एडवांस कर रही है, गोले दाग रही थी, उसकी आवाज है। हमास आज हमला नहीं कर पाया है, लेकिन ये खतरा और मिशन अजय इसलिए महत्वपूर्ण, मैं चाहता हूं कि देश ये समझे कि हवाई हमला जब तक होगा इजराइल उसे नाकाम करेगा दक्षिण में, उत्तर में। लेकिन अब खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि रात भर मैं लगभग पूरी रात में 3 या 4 बार ऐसे सायरन बजे और सोना बहुत मुश्किल हो गया था। तब ये पता चला सुबह कि दरअसल रात को जब रॉकेट दागे जा रहे थे वो एक कवर फायर था, ताकि जो कोस्टल रूट है, और वो कितना खतरनाक है उसका एक और उदाहरण दूंगा, किसी को यकीन नहीं होगा। उस कोस्टल रूट से रात को 9 से 11 आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। कई मार गिराए गए, फिर भी 7 इस समय एस्कलोन शहर में मौजूद हैं और उनकी हंटिंग चल रही है। अब ये इतना मुश्किल हो गया कि जिस कोस्टल लाइन पे मेडिटेरेनियन सी के किनारे में आज वहां स्टोरी शूट कर रहा था, कोई नहीं था वहां पे, बच्चों का पार्क, मैं अकेला घूम रहा था। किन लोगों को संदिग्ध ये हुआ कि मैं शायद कोई हमास का संदिग्ध हूं, 5 मिनट के अंदर वहां इजरायली फोर्स पुलिस हथियार से आ गई। और चूंकि बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते कि आगे प्रेस लिखा हुआ है हाथ में, क्योंकि आतंकी भी इस तरह हेलमेट और वेस्ट पहन करके आते हैं। रिटेन नहीं किया गया, लेकिन इतनी पूछताछ थी कि अगर वो पूछताछ नहीं करते तो संभवतः एक गोली सीना पार कर चुकी होती। ये दहशत है और ये बताता है कि क्यों ऑपरेशन जरूरी है, क्योंकि अगर आतंकी शहरों में घुस रहे हैं तो नुकसान बड़ा कर सकते हैं। और इसीलिए जितने भी भारतीय यहाँ रह रहे हैं, हर किसी को मैसेज पहुंच चुका है, हर कोई फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है, और कई सारे लोग जो जाना चाहते हैं बारी बारी। बता रहे हैं कि अभी भी घूम रहे हैं यहीं पर एशक्लोन में। आप कह रहे हैं 7 आतंकी अभी भी ट्रैक नहीं हो पाए, मतलब एशक्लोन में और सिद्रौत, और ये रात को घुस चुके थे कोस्टल लाइन के जरिए, और वो स्कूबा डाइवर के जरिए थे, मतलब उन्होंने स्कूबा गियर पहन करके उन्होंने घुसपैठ की है। स्कूबा डाइवर्स के कपड़े पहनकर वो वहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ पैराग्लाइडिंग करके पहुंच रहे हैं। बने रहिए आप आशुतोष, अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है तो हमारे साथ में लौट रही हूँ। आशुतोष जी, अब आपके पास स्टूडियो में आते हुए पूरी कहानी दिख रही है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि हमास को शायद अपने पूरे एग्जिस्टेंस के बाद का 2005 में तो वापस गया, 2007 से उन्होंने कब्जा कर लिया था गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में। 2007 के बाद शायद सबसे बड़ा नुकसान वो इस बार झेल रहे हैं। क्या आपको लगता है उनके सफाई की तरफ अगर बढ़ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो वो अपनी जगह पर सही है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि ये इजराइल स्टेट बनने के बाद का अब तक का सबसे बड़ा हमला इसको हम कह सकते हैं। जो 1967 में जो 6 डेज वॉर थी उसमें भी इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था और ना इतना नुकसान हुआ था, और ना ही 1973 में जो यौन किपर वॉर हुआ था उसमें भी इतना नुकसान हुआ था। जो माल और जान और माल का नुकसान हुआ वो जबरदस्त है, और ये इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर माना जाएगा। अब दूसरा पहलू है कि हमें फिलिस्तीन और हमें हमास के बीच फर्क करना पड़ेगा। हमास एक आतंकवादी संगठन है, जिस तरीके से हमला किया है इसकी दुनिया में कोई मिसाल भी नहीं है, और इसकी जितनी निंदा हो सकती उतनी निंदा करनी चाहिए। अब तीसरा प्रश्न ये है कि हमास जो है, क्या उसको आप खत्म कर सकते हैं? ये अपने आप में एक ट्रिकी सवाल है, क्योंकि वो इसके लिए इनको गाजा के अंदर घुसना पड़ेगा, और जो जानकारी मिल रही है कि गाजा के अंदर घुसने की कोशिश इजरायली आर्मी कर सकती। अगर ये गाजा के अंदर घुसे तो कहीं ये वियतनाम वॉर की वाली स्थिति तो नहीं पैदा हो सकती, या अफगानिस्तान वाली स्थिति नहीं पैदा हो सकती, क्योंकि वहां 365 स्क्वायर में मामले में इलाके में तकरीबन 23 लाख लोग रहते हैं, और इतनी छोटी छोटी गलियां, इतनी पतली पतली गलियां हैं। न केवल गलियां हैं बल्कि इसके साथ साथ वहां बहुत कुछ अंडरग्राउंड है, टनल्स बने हुए हैं, और वहां के जो हमास के लोग होंगे उनको एक एक चीज का अंदाजा होगा, चप्पे चप्पे की जानकारी होगी। मेरा डर यह है कि अगर आप कहीं गुस्से में अगर आप अंदर घुस गए और उसके बाद अगर आप चारों तरफ से क्रैश हो गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि वहां पे आप जो है वो अपने तोप लेके नहीं घुस सकते अटैक करने के लिए ना। और ये देखा गया है अफगानिस्तान में भी और वियतनाम में भी कि जो ये सुसाइड स्क्वाड्स होते हैं
और जिस तरीके का गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, इस तरीके की आर्मी को हैंडल करने के लिए इसको नहीं। ठीक है, इस पर बातचीत में करूंगी कि क्या इजराइल है या नहीं है, लेकिन इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर कहा है कोई भी देश हमास की मदद ना करे जब तक अमेरिका है, इजराइल अकेला नहीं है। ये ब्लिंकन कह रहे हैं। ब्लिंकन दरअसल विदेश मंत्री अमेरिका के और वो इस वक्त दौरे पर हैं इजराइल के, और उन्होंने ये मुलाकात की है। मुलाकात के बाद दोनों सामने आए हैं मीडिया के। इंसानियत का दुश्मन है हमास, कह रहे हैं नेतन्याहू, और वहीं ब्लिंकन कह रहे हैं विदेश मंत्री अमेरिका के कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। जर्मनी में हमास की गतिविधियों पर रोक लगेगी। जर्मनी ने इससे पहले भी खुलकर समर्थन दिया है। वो ड्रोन्स भी दे रहे हैं इजराइल को ताकि वो नजर रख सके। गाजा पट्टी में इजराइल ने पर्ची गिराई है, और गाजा पट्टी में इजराइल ने पर्ची, लोगों को लाहिया शहर खाली करने की चेतावनी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इजराइल किस तरह के हमले कर रहा है, और इजराइल उससे पहले इस तरह की पर्चियां गिरा रहा है गाजा पट्टी में कि जो लाहिया शहर है उसको वहां पर मौजूद लोग फौरन खाली करें। यानी हेवी बम्बार्डमेंट की उम्मीद हम कर सकते हैं, ऐसा लगता है, ऐसी आशंका बन रही है बल्कि कि वहां पर काफी बमबारी अब लाहिया शहर में गाजा पट्टी में कर सकती है। एक काउंटर है आशुतोष जी आपकी बात के लिए, क्योंकि 2006 में जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, जो अभी रूलिंग अथॉरिटी है वेस्ट बैंक में, वो तो फतेह है जो कि 40% लोगों पर अभी वहां पर राज करती है। लेकिन पैलेस्टीन में गाजा पट्टी में जब चुनाव हुआ, ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फॉर द पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें फतेह को हमास ने हरा दिया। लोगों ने हमास को चुना, तो फिर हमास अलग और पैलेस्टीन अलग कैसे हो गया? देखिए, जो रूलिंग एलिट्स हैं उनको आप जनता से नहीं आप कंपेयर कर सकते ना। हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने हमास को चुना, उनको पता था कि ये एक आतंकी ये संगठन है। इसका खमियाजा वो भुगत रहे। अगर आपने हमास को चुना है तो आपको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात को है कि आज की तारीख में फलस्तीन का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट में दो बहुत क्लियर कट ग्रुप है। एक जो यासिर अराफात वाला फतह ग्रुप है, जो गाजा पट्टी में उसमें जो वेस्ट बैंक में जिसका वो है, और दूसरा ये गाजा पट्टी में ये है। जो वेस्ट बैंक में जो फतह ग्रुप है वो कमजोर इसलिए क्योंकि उसके बारे में माना जाता है कि वो पीस की बात करता, बातचीत की बात करता, और वो इजराइल के इन्फ्लुएंस में है, वो वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में। इस वजह से हमास को वहां मौका मिला, और वो इजराइल को स्वीकार्यता भी देता है। हमास वाले तो मानने को तैयार नहीं है कि इजराइल देश है। महत्वपूर्ण यहां पे ये है कि आप अगर बमबारी की इजराइल ने के ऊपर, और अगर ये ह्यूमन ट्रेजेडी अगर बढ़ती गई, 10,000 लोग अगर मर गए, तब क्या पूरी दुनिया शांत बैठेगी? क्या अमेरिका इसी तरीके सपोर्ट करेगा? जैसे वियतनाम के मसले पूरी दुनिया में एक आग लगी कि आप मासूम सिविलियंस को नहीं मार सकता, आपका झगड़ा वहां के लोगों से, गुरिल्ला से हो सकता है, आतंकवादियों से हो सकता है। तब आज से 10 साल बाद की स्थिति, 10 दिन के बाद की स्थिति क्या होगी? लाहिया शहर खाली करा दिया आपने। अगर वहां बम गिरे और वहां मासूम लोग अगर मारे गए और उनकी संख्या हजारों में हुई, तो क्या अभी तक मासूम लोग नहीं मारे जा रहे हैं? बट आज की तारीख में क्योंकि और अगर आप हमास के बारे में जो जानकारी देते हैं वहां पर गए हुए लोग, वो बताते हैं कि वो जो ऊपर की बिल्डिंग से उससे ऑपरेट ही नहीं करते हैं। अंडरग्राउंड उन्होंने वेब बनाया हुआ है, स्कूल्स के नीचे अंडरग्राउंड बिल्डिंग से, जहां से हमास अपने काम करता है। एक बात और भी याद करिएगा कि आज की तारीख में अस्पताल के नीचे बेसमेंट से वो ऑपरेट करते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिए, नेतन्याहू कितने दिनों तक सरकार में बने रहेंगे? वहां के जो अखबार है आज की तारीख में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप सोच, ही इज अ गैंग लीडर, ही इज अ क्रूक, ही इज अ लायर, ही हैज नो बिजनेस टू बी देयर। तो नेतन्याहू हैज लॉस्ट टोटल क्रेडिबिलिटी एंड ही इज प्राइम मिनिस्टर फॉर फ्यू डेज। मतलब ऐसा लगता है वहां के अखबारों को पढ़ने के बाद। अब इस पर प्रतिक्रिया बाकी लोगों की लेंगे, लेकिन ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं जो रॉयटर्स के थ्रू आ रही हैं, जहां पर धुएं का गुबार आपको पीछे से दिखाई दे रहा है, और ये तस्वीरें आपको लाइव दिखाते हुए सबसे एक एक कमेंट लेते हैं। ये इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहती हूं गौरव भाटिया जी। वो कह रहे हैं कि 10 दिन बाद क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे मासूम लोगों की भी मौत होगी। ये रक्षा मंत्री इजराइल के बार बार कह रहे हैं कि हम टारगेट तो कर रहे हैं हमास के आतंकी जहां पर उनके सेंटर्स हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कोलैटरल डैमेज होना ही होना है। ऐसे में 10 दिन बाद इनका मानना है आशुतोष जी का कि जब बहुत ज्यादा सिविलियंस की मौत होगी तो पूरे विश्व में एक आवाज उठेगी कि इसको बंद कीजिए। आपकी क्या राय है? अंजना जी, पूरे विश्व में आवाज उठनी भी चाहिए, लेकिन उस आवाज के उठने की वजह इंसानियत को बचाना होना चाहिए। किसी धर्म के आधार पे आवाज नहीं उठनी चाहिए। और यहाँ पे सम्मानित
मेजर जनरल साहब बैठे हैं फॉर्मर, मैं एक बात कहूंगा, देखिए फर्क क्या है, जब युद्ध होता है तो कोलैटरल डैमेज होता है, दोनों तरफ से लड़ाई लड़ी जाती है और उसमें निर्दोष मारे जाते हैं। लेकिन कोई सेना जो कि अनुशासन का पालन करती है, जिसको जनता के बीच में जाना है, वो कभी भी टारगेट नहीं करती है, महिलाओं का बलात्कार नहीं करेगी, वो बच्चों के सर नहीं काटेगी। और यही फर्क दिखाई दे रहा है जो इजराइल की सेना है उसकी कार्रवाई में, और दूसरी तरफ जो आतंकी है हमास के, उनकी कार्रवाई में। और ये समय वो समय नहीं है कि आप मूक दर्शक बने रहें। उसकी वजह क्या है आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? 75 साल भारत ने भी आतंकवाद का सामना किया है और मजबूती से लड़ाई लड़ के हमने उसको परास्त भी किया है। विश्व पटल पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, देयर इज नो गुड टेररिज्म, देयर इज नो बैड टेररिज्म, देयर इज ओनली टेररिज्म। अगर आज भारत चुप रहता है तो कल जब आतंकी कोई कोशिश करेगा कि हमारे देश पे हमला करे, किस मुंह से हम लोग जाएंगे विश्व पटल पर समर्थन मांगने? ठीक है अजय जैन भुटौरिया जी, अजय जैन भुटौरिया जी, जो बात आशुतोष जी ने उठाई है, क्योंकि मानवीयता के आधार पर कई ऐसे लोग हैं जो फ्री पैलेस्टीन की बात करते हैं और आज भी खड़े हैं साथ में, और शायद उसको अमेरिका का भी स्टैंड पसंद नहीं आ रहा है। कई अरब के देश आप देख ही रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये जो बातें अभी चर्चा चल रही थी हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमास का दो पार्ट है, एक पॉलिटिकल विंग है जो गाजा को रूल करता है, दूसरा मिलिट्री विंग। जो मिलिट्री विंग है दैट इज फंडेड बाय ईरान, और उसका एक ही एम है कि इजराइल का डिस्ट्रक्शन करना। तो अमेरिका इजराइल के साथ वेरी स्ट्रांगली खड़ा है। इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसको हमास को पूरा फिनिश करना होगा। इसमें हो सकता है कि कुछ पैलेस्टीनियन इनोसेंट लाइफ्स का भी नुकसान हो, लेकिन इस वक्त हमास को कंप्लीटली फिनिश करना और वाइप आउट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमास जो टेररिज्म फैला रहा है उस रीजन में। ठीक है, वो कह रहे हैं वाइप आउट करना मुश्किल है, संजय मस्टन साहब। और देखिए, इजराइल का इरादा बहुत क्लियर है, उनको फिनिश करना, वाइप आउट करना। क्या ये हो सकता है? पॉसिबल है। कारण ये है कि देखिए, पहली बात स्ट्रेटेजिक वाइज देखा जाए तो ये हमास को टारगेट कर रहे हैं और वहां की जनता को टारगेट नहीं कर रहे हैं। उनकी लड़ाई जनता से नहीं है, लेकिन कायरतापूर्वक हर वक्त हरकत करके ये मिलिटेंट्स, ये टेररिस्ट जाके जनता के बीच में छिपे हुए हैं, उनको एक्चुअली एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए उन्होंने फेज 1 ऑफ द ऑपरेशन इसको पूरा घेराबंदी डाल के आर्मी जनरल की तरह आज बात की है। कैसे वो कह रहे हैं कि आप ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आम लोगों को।